नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही देश में रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा गूंजने लगा है। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बीजेपी और एआईएमआईएम के बीच ठन गई है। हैदराबाद में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन पर हमला बोला है। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि यह हास्यास्पद है कि अकबरुद्दीन और असदुद्दीन ओवैसी विकास की बात कर रहे हैं। उन्होंने पुराने हैदराबाद में विकास नहीं होने दिया, उन्होंने केवल रोहिंग्या मुसलमानों को आने की इजाजत दी, अनुमति दी। ओवैसी को एक वोट भारत के खिलाफ वोट है, यह भी तेजस्वी सूर्या ने कहा है। इस पर ओवैसी ने पलटवार किया है। वो कहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में सबको चौंकाने वाले एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी ने कहा कि अगर इलेक्टोरल लिस्ट में 30,000 रोहिंग्या हैं तो गृहमंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं? क्या यह सब देखना उनका काम नहीं है कि 30 से 40,000 रोहिंग्याओं का नाम कैसे इलेक्टोरल लिस्ट में शामिल हो गया? अगर बीजेपी वाकई ईमानदार है तो उसे मंगलवार शाम तक ऐसे 1,000 नाम दिखाने चाहिए। सबसे पहले सुनिए बीजेपी के वार पर ओवैसी ने किस तरह से पलटवार किया है। That Akbaruddin and Asaduddin Owaisi are speaking about development. They did not let metro come inside old Hyderabad. They have not let any development come inside old Hyderabad. They have not let new infrastructure projects come inside old Hyderabad. The only thing that they have allowed inside old Hyderabad is Rohingya Muslims. So they have no right to speak about development. The party which says give us 15 minutes and we will show Hindus their place has no right to lecture the BJP on secular values and constitutional values. Every single vote to OIC is a vote against India and everything that India stands for. अब बीजेपी वाले तो ऐसा दिख रहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, बीजेपी को इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए। 30,000 अगर रोहिंग्या है तो अमित शाह क्या कर रहे? अमित शाह सो रहे? होम मिनिस्टर है ना, उनका काम है देखना 30-40,000 रोहिंग्या के नाम कैसा है। इलेक्टोरल लिस्ट क्या अहमद बलाला अपने दफ्तर में बनाए? बल्दिया में इलेक्टोरल लिस्ट हम बनाते? अरे 40,000 अगर है बीजेपी वालों, तुम ईमानदार हो तो कल शाम तक 1,000 नाम बताओ रोहिंग्या के, बताओ, मैं भी देखना चाह रहा हूं। मगर नफरत पैदा करना इनका मकसद है। अब ये लड़ाई जो है ये हैदराबाद और भाग्यनगर की लड़ाई है। तो अब रोहिंग्या खूब हो रहा है। बीजेपी की तरफ से भी रोहिंग्याओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ओवैसी भी रोहिंग्याओं का बचाव कर रहे हैं और इसी बचाव के जरिए वो बीजेपी पर वार भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी रोहिंग्याओं को लेकर इस तरह से जो सियासी बयानबाजियां हो रही हैं, ये क्यों हो रही है? क्यों? देखिए, राजनीति में हर एक चीज का मतलब होता है और इस वक्त जो टाइमिंग है वो टाइमिंग बता रही है कि आखिरकार रोहिंग्या का कार्ड क्यों खेला जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हैदराबाद में निगम चुनाव है और उसके बाद उससे भी बड़ा पश्चिम बंगाल में चुनाव है और इसीलिए रोहिंग्या कार्ड खेला जा रहा है। और इसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि रोहिंग्या कार्ड बंगाल में किसकी चिंता बढ़ा रहा है? क्योंकि रोहिंग्याओं का अगर जिक्र होगा तो बंगाल में रोहिंग्या किसका वोटर है? ममता बनर्जी का है। अगर यहां पर रोहिंग्या करेंगे असदुद्दीन ओवैसी, तो फिर इस रोहिंग्या को लेकर जब बंगाल के चुनाव में उतरेंगे तो क्या ममता के वोट बैंक को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? बंगाल में ममता के वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे अभी जो रोहिंग्या करके डिफेंड कर रहे हैं ओवैसी? इसके जरिए रोहिंग्या पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति क्यों हो रही है? तुष्टीकरण को साफ अगर मैं और ज्यादा कर दूं तो मतलब यह है कि रोहिंग्या के नाम पर किसको खुश करने की कोशिश की जा रही है, इस पर क्यों राजनीति हो रही है, किसको खुश, किसको प्रसन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पूरा पैनल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुका है, लेकिन इस वक्त मेरे साथ अभी हाजी खान साहब जुड़े हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं और मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट सुमित पीर साहब भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है और बाकी मेहमान भी आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन हाजी खान साहब, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या रोहिंग्या के जरिए जो रोहिंग्या आप कर रहे हैं, और जैसे कि अभी इतिहास रहा है एआईएमआईएम का रोहिंग्या को डिफेंड करने का, उनको हिंदुस्तान में शरण देने की मांग करने का, अब एक बार फिर से रोहिंग्या हो रहा है, क्या इसके जरिए बंगाल का रास्ता ढूंढ रहे हो वैसी? हाजी खान साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे?
मुझे लगता है शायद हाजी खान के साहब के पास आवाज नहीं जा रही है, उनका ऑडियो जरा चेक किया जाए। सुमित पीर के पास मैं चल रहा हूं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और जो भी राजनीतिक गतिविधियां होती हैं उस पर सुमित आपकी बहुत बारीक नजर रहती है। इस वक्त जो रोहिंग्या हो रहा है, देखिए सबके अपने अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशंस होते हैं और सबके अपनी अपनी जो पॉलिटिकल इच्छाएं होती हैं वो होती हैं, और इसीलिए पॉलिटिक्स में कहते हैं कि मुद्दे को कब उठाना है और कैसे उठाना है, टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इस वक्त जिस तरीके से रोहिंग्या का बचाव कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और उसको लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, क्या बंगाल चुनाव दिख रहा है उनको? देखिए सर, आपने बिल्कुल सही बोला रोहित भाई, कि ये सारा जो है इस सारे की आप जो हिस्ट्री देखेंगे बिहार चुनाव से आई है। ओवैसी साहब उठे और उन्हें 5 सीटें मिली, जिसने एक बहुत बड़ा समीकरण हिला दिया। अब इस जीत के बाद ओवैसी साहब हो गए एम्बिशियस। वो कह रहे भाई मैं अब बंगाल भी जाऊंगा, मैं राजस्थान की भी बात कर रहे थे। अब उनको, और कल परसों उनका एक बयान आया, एक ऑल इंडिया स्तर की मुस्लिम पार्टी बनाने की जरूरत आ गई है। तो अब ये जो मुस्लिम वोट बैंक है उसके उस पे वो पूरा दावा कर रहे हैं और उसको अपना पूरा मान के चल रहे हैं। बिहार के बाद ओवैसी साहब की नजर केवल बंगाल पे नहीं, राजस्थान पे नहीं, पूरे इंडिया पे है। और मुसलमानों को तो अपनी तरफ करने का सबसे बड़ा और आसान मुद्दा रोहिंग्या। क्या बोले, देखिए ये रोहिंग्या, ये सताए हुए बांग्लादेश है, ये मुसलमान है, इसीलिए हम इनको सपोर्ट करें। आईएसआई की गतिविधियों में जो मुसलमान पाए गए उनको पॉलिटिकल सपोर्ट देने का काम, उनको लीगल सपोर्ट देने का काम ओवैसी साहब करते हैं। अब आप एक और तथ्य बताऊंगा आपको रोहित भाई, ये जो रोहिंग्या थे 16-17 का डाटा बताता है 57% क्राइम वेस्ट बंगाल में रोहिंग्या और ये बांग्लादेश से जो आए मुसलमान है उन्होंने किया है। अब ऐसे चीजों के साथ, ऐसे खतरनाक लोगों के साथ जिन्हें खुद म्यांमार आतंकवादी घोषित कर चुका, आप उनके साथ खेल रहे पॉलिटिकल गेम्स के लिए। आप रोहिंग्या को लेकर मुसलमान का वोट मांगना चाहते हैं, पर यहां का मुसलमान रोहित भाई बहुत समझदार है, हिंदुस्तानी है। जहां हिंदुस्तान की सिक्योरिटी की बात है कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ओवैसी साहब कोशिश कर सकते हैं, उन्हें हक है, पर उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी, मैं आपको इसकी गारंटी देता हूं। ठीक है, सुनीत चोपड़ा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं इसी सवाल को लेकर उनके पास भी चलता हूं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और सुनीत चोपड़ा जी, जो अभी रोहिंग्या को लेकर पॉलिटिक्स शुरू हुई है, अब पिछले 1-2 दिन में हमने देखा है कि एक दूसरे पर आरोप भी लगे हैं। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि रोहिंग्या का विकास किया ओवैसी ने हैदराबाद में, और ओवैसी पलटवार करते हैं कि अमित शाह क्या कर रहे थे। ये रोहिंग्या हो रहा है, ये क्या इसके पीछे आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा रीजन बंगाल चुनाव है? जिस तरह से बिहार में अभी एक सफलता मिली है ओवैसी को, अब वही सफलता की निगाहें वो टिकाए हुए हैं बंगाल की तरफ, इसीलिए ये तुष्टीकरण हो रहा है, ये खुश करने की राजनीति हो रही है रोहिंग्याओं को? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ओवैसी तो सिर्फ वोट काटते हैं आमतौर पे, जो बीजेपी को फायदा देती है। तो वो रोहिंग्या का सवाल बंगाल में इस तरह से नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो बीजेपी के लिए फायदा नहीं है, नुकसान है। तो मेरा ये कहना है कि रोहिंग्या का सवाल नहीं उठेगा, वो मुसलमानों का सवाल उठाएंगे ममता की वोट काटने के लिए। हाँ, तो रोहिंग्या के जरिए मुसलमानों का कर रहे हैं ना, वो रोहिंग्या मुसलमानों की तो बात कर रहे हैं वैसे, और क्या कर रहे हैं? हाँ, रोहिंग्या मुसलमानों की तो वो बात कर रहे हैं, और रोहिंग्या मुसलमान जो वोट बैंक है वो सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का वोट बैंक है। मुसलमान बंगाल का है, नहीं, मुसलमान बंगाल का है। रोहिंग्या बर्मा से आया हुआ है, म्यांमार से आया हुआ है, तो ये 2 अलग चीजें हैं। तो मुसलमान की बात करेंगे लेकिन रोहिंग्या की नहीं करेंगे। तो वही तो मैं कह रहा हूं ना कि रोहिंग्या के जरिए मुसलमानों के वोट का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, रोहिंग्या के जरिए नहीं होगा। बंगाली मुसलमान और रोहिंग्या अलग चीज हैं। ठीक है, हाजी खान साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं हाजी खान साहब के लिए रोहिंग्या प्रॉब्लम है जी। ठीक है, मैं हाजी खान साहब के पास चलता हूं। हाजी खान साहब, आपको क्या लग रहा है रोहिंग्या को लेकर इस वक्त जो राजनीति हो रही है, ये ओवैसी के लिए फायदेमंद है और बीजेपी के लिए नुकसानदेह है या फायदेमंद है बंगाल चुनाव के मद्देनजर? देखिए, हिंदुस्तान के ही रोहिंग्याज हैं, 1947 से पहले ये बर्मा गए थे। अगर कोई हमारे मुल्क में जो घर वापसी की बात करते हैं, घर वापसी की बात करते हैं,
भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन पार्टी है। वो हिंदू और मुसलमानों को डिस्टर्ब करके देश में राजनीति करना चाहती है। मेरा कहने का मकसद है कि जो भारत में आ रहे हैं रोहिंग्याज, उनको रोकने की जिम्मेदारी और उनकी भारतीय सरकार की है या ओवैसी साहब की है। जो भारत की सरकार है उसके होम मिनिस्टर अमित शाह जी क्या सो रहे हैं और सोते सोते भारत में आ रहे हैं। रोहिंग्याज, जब वहां पर रोहिंग्याज के साथ जुल्म हुआ तो रोहिंग्याज पूरी दुनिया में गए। बांग्लादेश में 10 लाख रोहिंग्याज रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, अरब में 15 लाख रोहिंग्याज रह रहे हैं। लेकिन रोहिंग्याज को तो कोई अपने देश में रखना ही नहीं चाहता है। रोहिंग्याज को तो ना बांग्लादेश रखना चाहता है, ना बर्मा, ना म्यांमार रखना चाहता है उनको। वो भगा दे रहे हैं उनको वहां से। इट्स गोइंग ऑन। देखिए, कोई नहीं, 10 लाख लोग रह रहे हैं, 10 लाख लोग रह रहे हैं रोहिंग्याज वहां बर्मा, उसमें बांग्लादेश में। और अभी बल्कि ये कहा जाता है कि रहने वालों में रोहिंग्याज के लिए ये कहा जाता है। पाकिस्तान में कितने रह रहे हैं ये बताइए। पाकिस्तान में कोई नहीं रह रहा। उन्हें तो आतंकवादी खुद पाकिस्तान ने घोषित किया, म्यांमार ने घोषित कर चुका उनको आतंकवादी। वो तो उनको लेने को तैयार नहीं है। सऊदी अरब, अरे सुनिए जनाब, आतंकवादी असल आप हैं। आप देश को गुमराह करके देश को तोड़ने की बात करते हैं। हर वो आदमी जो भारतीय संविधान की अवहेलना करे वो अरे क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, हमें आतंकवादी कह रहे हैं या किसी और पार्टी का। जो सच बोले वो आतंकवादी है, जो सच बोले आतंकवादी है। बिल्कुल, जो तथ्य रखे वो आतंकवादी है। अरे गांधी जी को मारने वाले आतंकवादी है। गांधी जी को किसने मारा? अरे गांधी जी को किसने मारा? गांधी जी का कत्ल करने वाले। अरे गांधी जी को जिसने मारा उनको सजा मिल गई, उनको सजा मिल गई। गांधी जी को जिसने मारा उनके सब आतंकवादी थे। तो आप हमें आतंकवादी किस लिहाज से कह रहे हैं सर? आप हमें आतंकवादी क्यों कह रहे हैं? हमने ऐसा क्या किया? ये तो हमारा अपमान है रोहित जी। देखिए ये हमारा अपमान है। नेशनल देखिए आतंकवादी हाजी खान साहब, शब्दों की मर्यादा रखी जाए। देखिए बताइए हाजी खान साहब, शब्दों की मर्यादा रखी जाए। बिल्कुल देखिए ये अपमान नहीं, ये नहीं चलेगा रोहित जी। अगर आपको बात रखनी है हाजी खान साहब तो तर्क से बात काटिए। और बात मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय संविधान की जो भी अवहेलना करेगा, हम ये कह रहे हैं रोहिंग्या जो आ रहे हैं उन्हें रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है या असदुद्दीन ओवैसी की है या बंगालियों की है, ममता की है? बल्कि जो सरकार में देश चला रहे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई रोहिंग्या हमारे मुल्क में नहीं आए। और अगर आ रहा है तो आपकी सहमति से हरियाणा नहीं आ सकता, उसे भगाइए यहाँ से। आप उसको वोटर लिस्ट में नाम। ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगा। अभी बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता कुछ देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। मैं उनसे जवाब इस पर लेने की कोशिश करूंगा जो आपने सवाल उठाया है और जो ओवैसी साहब ने भी सवाल उठाया है। वो सवाल मेरे भी जहन में है, इस सवाल को मैं उनके सामने रखूंगा। लेकिन इस वक्त मेरे साथ बादल देवनाथ जी जुड़ गए हैं, टीएमसी सपोर्टर हैं। मैं उनके पास चल रहा हूं। देवनाथ जी, मुझे ये बताइए कि बंगाल में क्या ओवैसी खतरा है ममता बनर्जी के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। एमआईएम से कोई खतरा नहीं है। और एमआईएम का जितना लीडर लोग है 2 दिन पहले और आज भी सब टीएमसी में ज्वाइन कर रहा है। और एमआईएम का मतलब है दोनों। एक बात आपको सुनना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। ये जो मुस्लिम के अंदर जो सुन्नी और शिया और सुन्नी जो है, वो हिंदी भाषी जो मुस्लिम है और यहाँ पर बंगाली मुस्लिम है। बांग्लादेश से और बंगाल से और आसाम में जो भी है उड़ीसा में ये तो बंगाली मुसलमान है। ये लोग ओवैसी का जो है हिंदी भाषी जो है वो हिंदी भाषा का बात नहीं सुनते हैं। और इसी से एमआईएम में अंदर ही वो कोई ना कोई संघर्ष लगता है उनके अंदर ही। और ये लोग क्या वो दो चार जगह है जो एमआईएम का संगठन पर है, जैसे मालदा और मुर्शिदाबाद में 1-2 विधानसभा चुनाव है, विधानसभा सीट है, वहां पर वो खड़ा कर सकते। तो बंगाल में नहीं, बंगाल में बहुत बड़ा एरिया है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बंगाल की राजनीति में रोहिंग्यास का कितना दखल है? रोहिंग्या ज्यादा नहीं है, थोड़ा मुल्लिकपुर है, बक्साकस में है, राजा बाजार में 2-4 है। ये तो पहले मैं बता दिया, आदर्श में मैंने बताया कि भाजपा ने खुद उनको बाहर से लेके आया। जब रोहिंग्या बाहर से आ रहा ब्रह्मदेव से जब आ रहे थे तब इन लोगों को क्यों रोका नहीं किया गया था? बॉर्डर में तो बीएसएफ है, मिलिट्री है, वो लोग क्यों नहीं रोका? जब बांग्लादेश में जब जा रहे, बांग्लादेश बंदूक लेके वहां पर पीटीआर खड़ा हो गए थे, वहां पर घुसने नहीं दिया बांग्लादेश में। भारत में पैसे कैसे घुस गया ये तो बीएसएफ जानते हैं। सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल मिलिट्री फोर्स है और स्वराष्ट्र दफ्तर है, वो लोग जानते हैं। लेकिन वो लोग पहले घुसने दिया, उसके बाद इन लोगों को कहाँ बैठेगा, कहाँ रहेगा, क्या खाना खाएगा, इनका घर कहाँ रहेगा,
कोई पता नहीं है। बंगाल में पूरा कुछ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर सब लोग ठीक है। और दूसरा 2021 में जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, ममता बनर्जी से मैं बोल रहा हूँ, ममता बनर्जी थर्ड टाइम हैट्रिक कर रहा है। और भाजपा ये खैर ये बात तो ये चीज तो भविष्य के गर्भ में है। शिवम त्यागी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए, मैं उनके पास चलूंगा। शिवम, अभी ये जो एक घमासान छिड़ा है रोहिंग्यास को लेकर, जो तेजस्वी सूर्या ने स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद जिस तरह से अब रोहिंग्या हो रहा है, तेजस्वी कह रहे हैं कि रोहिंग्याओं का विकास किया, उनकी संख्या का विकास करने में जो है वो ओवैसी पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन अगर बंगाल चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसको देखें तो फायदा तो कहीं ना कहीं इसका बीजेपी को है। अगर रोहिंग्यास के नाम पर तुष्टीकरण होता है मुस्लिम वोटों का, तो इसका डायरेक्टली जो फायदा है वो बीजेपी को पहुंचेगा, जैसे बिहार में हुआ। देखिए पुनेठा जी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसका पॉलिटिकल फायदा पहुंचेगा। साल तक आपसे कोई नहीं जानता, आपको जर्नलिस्ट तमाम तरह के रिपोर्ट्स पब्लिक डोमेन में और बहुत अच्छे तरीके से हम और तारों को से लाकर लोगों को लीगली बताया गया है। और उनकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन बनाने की कवायद में रही ममता सरकार, और उस बात को लेकर तमाम रिपोर्ट्स हैं। किरण रिजिजू जी ने 7 सितंबर 2017 में एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें अकेले असम में करीब मोर देन 40,000 रोहिंग्यास का जो है डेटा मिला था। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि पॉलिटिकल फायदा किसका है या नुकसान किसका है, बीजेपी इसमें नहीं जाना चाहती। लेकिन हम अगर किसी चीज के लिए कंसर्न्ड हैं, किसी चीज नहीं, लेकिन ये सारी इस तरह की कंट्रोवर्सीज होती इलेक्शन के लिए, हुई इलेक्शन के लिए रही है। वहां हैदराबाद में भी तो इलेक्शन है ना, इसीलिए रोहिंग्यास का मुद्दा उठाया, क्यों उठाया? वरना नहीं, देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर हम बंगाल के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बंगाल के परिप्रेक्ष्य में याद होगा, एक कमिश्नर के लिए वहां की चीफ मिनिस्टर धरने पर बैठ गई थी। हम तो बंगाल में हमेशा से ही लड़ते आए हैं, हमेशा से ही इन मुद्दों को उठाते आए हैं, हमेशा से ही रोहिंग्यास को कहते आए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल है जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा रोहिंग्यास की बात हुई है, और अब तो संख्या लेकिन मुझे एक चीज बताइए शिवम, ठीक है शिवम, मुझे एक चीज बताइए, जो सवाल ओवैसी ने उठाया है वो सवाल तो जायज है। जो सवाल ओवैसी ने उठाया, जब तेजस्वी सूर्या ने कहा कि 30 से 40 हजार रोहिंग्या जो है उनका विकास किया असदुद्दीन ओवैसी ने, तो ओवैसी ने सवाल जो उठाया वो जायज है कि भाई अगर 30 से 40 हजार रोहिंग्या हैं हैदराबाद में अगर आ गए हैं तो फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए किसकी लापरवाही जिम्मेदार है? वो तो सीधा अमित शाह पर सवाल उठाते हैं कि भाई वो गृह मंत्री हैं, उनको देखना चाहिए था कैसे आ गए। इसका जवाब तो देना पड़ेगा। इसके लिए देखिए किसी भी कंट्री के अगर हम खास तौर पर हिंदुस्तान की बात करें तो कंप्लीटली बॉर्डर सील्ड नहीं है, सब इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो बॉर्डरिंग स्टेट हैं, जिस तरह से खास तौर पर उनकी सरकारें या फिर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उन लोगों को जगह देते हैं, पनाह देते हैं, सिस्टम में उनको बढ़ाते हैं, उनकी वोट से लेकर तमाम चीजें बनवाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बनवाते हैं, और आप कहते हैं कि हम उसको वो कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि अगर यहां पर रोहिंग्यास हैं और सरकार कहती है कि उनको वापस जाना है, उनको वापस डिपोर्ट करेंगे, तो उनके जो बेनिफिशियरीज है उनको इतना दर्द क्यों होता है? भाई इस देश में अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट है, चाहे वो हैदराबाद में है, चाहे वो दिल्ली में है, चाहे वो वेस्ट बंगाल में है, उसको तो वापस जाना चाहिए और इस बात का समर्थन सबको करना चाहिए। लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा है और कोई उनके समर्थन में खड़ा है, इसका मतलब बात बहुत साफ है कि कहीं ना कहीं वो उनके वोटर हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे टीएमसी समर्थक बैठे हैं, जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि पिछले 10 साल में किस तरह से इन्होंने विकास किया है रोहिंग्यास का और आज क्या हालात हैं। पूछिए इनसे, एक भी स्टेटमेंट पिछले 10 सालों में इन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर दी क्या? और जब लेफ्ट की सरकार बंगाल में थी, यही वो पार्टी थी जो हमेशा चिल्लाती थी कि इलीगल इमिग्रेंट्स शिवम, बढ़ रहे हैं। आपने कुछ सवाल उठाए, मैं उनका जवाब ले लेता हूं। सुनीत चोपड़ा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं उसके बाद बादल जी के पास चलूंगा। सुनीत चोपड़ा जी बोलिए, आप कुछ कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्रीय सरकार की। कोई किसी के वोटर नहीं है। अगर वोटर हैं तो इलेक्शन कमीशन किसके अंडर है? सरकार के अंडर है। तो ये सब बकवास बंद होनी चाहिए, और रोहिंग्या मुसलमान और जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो अलग है। ठीक है बादल जी, अब आप बोलिए, आप क्या कह रहे थे? और ये ड्यूटी, ठीक है मैं आऊंगा आपके पास। बादल जी आप बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, बीजेपी के जो लीडर है तो पहले बता दिया, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ जी। तो पहले जब आ रहे थे म्यांमार से जब आ रहे थे, आप लोग पहले में तो गवर्नमेंट भाजपा का थे, आप लोग क्यों इन लोगों को घुसने दिया? पहले ये बताइए, आप लोग भाजपा में थे और आप लोग खुद रोहिंग्या को घुसने दिया, और उन लोगों को जब किया अंदर, बांग्लादेश को घुसने नहीं दिया, पाकिस्तान घुसने नहीं दिया, और भारत में भारत
रिस्पॉन्स किया। भाई एक चीज मुझे आपसे सवाल है, मेरा आपसे सीधा एक सवाल है, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपने पिछले 10 सालों में इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर क्या किया, क्या स्टेटमेंट आपकी आई, कभी आपने इस बारे में किसी चीज का क्लैरिफिकेशन दिया क्या? मुझे सिर्फ इतना बताइए, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आपके स्टेट में रोहिंग्यास नहीं है तो आपको डर कैसा, और अगर है तो भी डर कैसा, क्योंकि वापस तो जाना ही है उनको। अब आपका वोट बैंक खराब हो इस वजह से इस देश की नेशनल सिक्योरिटी को तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा ना। केरला बॉम्ब ब्लास्ट में किस तरह रोहिंग्या को वर्कआउट किया, ये दो देश बहुत अच्छी तरीके से जानता है। जम्मू एंड कश्मीर में किस तरह से वहां पर रोहिंग्या को इस्तेमाल करके बम प्लांट किए गए, ये भी ये देश बहुत अच्छी तरीके से जानता है। तमाम रिपोर्ट इस देश के सामने है, तो आज रोहिंग्या का इतना समर्थन क्यों करते हैं आप? जैसे 1940 के पहले कांग्रेस और मुस्लिम लीग था, अभी वो भाजपा और ये रहेगा, रहेगा। भाजपा का बोलना मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, भाजपा का जवाब मैं दे दूंगा। भाजपा की तरफ से यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव है, आप मुझे आप अपनी सरकार की पॉलिसी बताइए कि टीएमसी ने क्या किया, रोहिंग्यास के मामले में टीएमसी ने क्या किया, इलीगल इमिग्रेंट्स के मामले में टीएमसी ने क्या किया, पिछले 10 सालों में जो स्टेट का हाल रहा है उसमें आपने क्या किया, सीधा जवाब दीजिए मुझे। अच्छे से काम करा है। ममता बनर्जी क्या कर रही है? ममता बनर्जी को बता रही है उनको, टीएमसी के ममता बनर्जी। ठीक है, मुझे हाजिक साहब से जवाब लेने दीजिए, मुझे एक हाजिक खान साहब से जवाब लेने दीजिए। हाजिक खान साहब, जो इतना समर्थन दे रहे हैं ओवैसी, इतना समर्थन कर रहे हैं रोहिंग्यास को लेकर, क्यों? देखिए, ओवैसी साहब का समर्थन नहीं है। उन्होंने सवाल ये उठाया है कि भारत के अंदर जो रोहिंग्यास आ रहे हैं उन्हें रोकने की समर्थन तो वो पहले से भी करते रहे हैं, पहले भी बोलते रहे हैं, पहले भी बोलते रहे हैं कि उन्होंने कहा है, पहले भी कहा है कि रोहिंग्यास को आने दो, उसमें दिक्कत क्या है, उसमें आपत्ति क्या है, वो बोलते हैं, ये बात बोली है उन्होंने पहले भी, कोई नई बात नहीं है ये। देखिए असद ओवैसी साहब को अपना जवाब देना होगा। मैं ये कहूंगा कि ये जिम्मेदारी सरकार है, चाहे बंगाल की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, बॉर्डर से जितने भी मिले हुए हमारे प्रदेश हैं, उन प्रदेशों की जिम्मेदारी है कि हमारे मुल्क में कोई भी बाहरी आदमी नहीं आए, लेकिन आ गया है तो उसकी देखरेख करने वाली जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है कि उसको वोट देने का अधिकार है कि नहीं, उसको वापस भिजवाना है कि नहीं। और ये सरकारें जब चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी, तब भारतीय जनता पार्टी एक काम करने पर अड़ जाती है कि भाई ये रोहिंग्यास को वोट देने का अधिकार नहीं है। हम ये कहते हैं उनका वोट बना तो चुनाव इलेक्शन आयोग की वजह से बना, उनका वोट बना प्रदेश सरकार की वजह से बना, उनका वोट बना सेंटर की सरकार की वजह से बना। अगर ये सरकारें इनको इजाजत नहीं देती तो इनका वोट नहीं बना था। अब किसको कौन वोट देगा ये चुनाव में तय होता है। ठीक है, तो बात आ गई ना, बात वही आ गई कि रोहिंग्यास के नाम पर राजनीति हो रही है। इसका मतलब रोहिंग्यास के नाम पर राजनीति हो रही है ना, तो मतलब तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। अगर रोहिंग्यास के फेवर में स्टेटमेंट देते हैं ओवैसी, दैट मींस कि वो उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है, क्यों तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है? मेरा सवाल ही वही था, आगे घूम फिर के बात वही पर। अब इस पर राजनीति कौन कर रहा है? ओवैसी साहब ने यह कहा कि ये काम मेरा नहीं है रोकने का। अरे रोहिंग्यास को रोकने का जिम्मेदारी सेंटर की है, होम मिनिस्टर की है, लेकिन होम मिनिस्टर गायब है, उन्हें मालूम नहीं कौन हमारे मुल्क में आ रहा है। तो समर्थन कौन कर रहा है? समर्थन कौन कर रहा है? समर्थन तो ओवैसी कर रहे हैं ना, उन्हें होश आता है। ठीक है, शिवम त्यागी आप जवाब दीजिए, शिवम त्यागी आप जवाब दीजिए इसका। समर्थन कर रहे हैं, आपको महसूस हो रहा होगा। ठीक है, रोहित जी मैं आना चाहूंगा। ठीक है, शिवम त्यागी आप इसका जवाब दीजिए, फिर मैं सुमित पीर जी के पास चलूंगा। हाँ, अब अगर आ गए हैं और उनको बाहर फेंकने का काम किया जा रहा है, उस बारे में बात की जा रही है, तो आपके जख्मों पर ये ऐसे एक तरह से नमक डलने वाली बात क्यों है? आप इतना बिलबिला क्यों रहे हैं सादिक खान साहब? किसी को एतराज नहीं है। अरे किसी को एतराज नहीं है, आप फेंक नहीं रहे, आप जो राजनीति कर रहे हैं। अरे हम तो कह रहे हैं निकाल के अपने मुल्क को भेज दो, लेकिन आप नहीं भेज पा रहे। आप रोहिंग्यास आपके रिश्तेदार है क्या? आपके रिश्तेदार है, ओवैसी साहब के रिश्तेदार है, ममता दीदी के रिश्तेदार है, किसके रिश्तेदार है? अगर आपके रिश्तेदार नहीं है रोहिंग्यास तो जाने दीजिए बाहर उनको। अरे आप क्यों नहीं कह देते कि उठाकर बाहर फेंक दीजिए, खत्म कहानी। अरे वो हिंदुस्तानी है, हम बैटिंग कर रहे हैं, वोट चाहिए उनकी तरफ से। उन्हें फेंकिए बाहर फेंकिए, लेकिन आप नहीं फेंक पा रहे। आप फेंकने के बजाय राजनीति कर रहे हैं, आप फेंक नहीं सकते। राजनीति आप कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, सुमित पीर आप चूंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मुझे एक चीज आपसे जाननी है कि रोहिंग्या आए
वो सब एक अलग मैटर है, लेकिन क्या रोहिंग्या के नाम पर अपनी राजनीतिक जमीन अब बंगाल में तलाश रहे हैं या नहीं तलाश रहे हैं ओवैसी? ये मैं आपका टेक इस पर जानना चाहूंगा। रोहित जी मुझे एक मिनट दीजिए। जी बिल्कुल। सबसे पहली बात, वेस्ट बंगाल और आसाम में बांग्लादेश से मुसलमान लाए गए अंडर अ पॉलिटिकल डिजाइन, ये स्वर्गीय तरुण गोगोई जी ने नेशनल मीडिया पे बोला है, तो इसमें कोई डिनाइंग नहीं है। 30% डिस्ट्रिक्टों का आपने डेमोग्राफी बदली है ये करके, क्योंकि ये आपके वोट बैंक थे। जहां तक रोहिंग्यास की बात रही, मुझे बताइए रोहिंग्या आगे, कुछ लोग यहां आगे बॉर्डर पार इधर उधर से, बट जब आप उनको एक क्लस्टर में रखते हैं, जब आप उनका आधार कार्ड बनाते हैं, वोटिंग कार्ड बनवाते हैं, उनका पैन कार्ड बनवाते हैं, ताकि कल उनका इलेक्शन कमीशन कार्ड बने और वो वोट दे, जब आप उनको एक क्लस्टर में रखते हैं, प्रॉब्लम वहां है। रोहिंग्या पूरे इंडिया में फैले उसकी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट आप उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लाके बनाते हैं, अपने संकारी तंत्र और मशीनरी का यूज करते हुए उनको एक लेजिटिमेट वोटर बनाते हैं, प्रॉब्लम वहां। एक एग्जांपल बोलूंगा आपको रोहित भाई, 10,000 रोहिंग्या जम्मू के बाहर अचानक कैसे आ गए, जिस जम्मू कश्मीर में 370 होते हुए आपको नागरिकता नहीं मिलती थी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1 इंच जमीन नहीं खरीद सकता था, वहां रोहिंग्या का आधार कार्ड भी बन रहा है, राशन कार्ड भी बन रहा है, और सारे रोहिंग्या पूरे इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर के बाद क्यों जा रहे, सारे रोहिंग्या हैदराबाद के बाहर क्यों जा रहे? सुमित भाई, लेकिन पूरी राजनीतिक साजिश, सुमित भाई, ये कहीं ना कहीं तो फिर कमी तो है ना लगती है। सुमित भाई, किसी ना किसी लेवल पे कमी तो है कि अगर इतना सब कुछ हो जाता है, जो कमी देखिए, बॉर्डर पार से आते हैं, उनका राशन कार्ड बन जाता है, उनका इलेक्शन कार्ड बन जाता है, तो ये कमी तो कहीं ना कहीं है, इसीलिए हो रहा है ये सब कुछ। देखिए रोहित भाई, कमी है, देखिए कमी है, बट अगर आप कमी को एग्रीगेट करो, आप एग्रीगेशन का काम कर रहे हो, प्रॉब्लम वहां है। अगर 1,00,000 2 लाख रोहिंग्या चोरी छुपे घुस गए, वो इतनी दिक्कत नहीं देंगे। जब आप उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लाते, अपना वर्चस्व यूज करते, उनको लेजिटिमेट करने में, उनको वोटर कार्ड दिलाने में, ताकि वो आपका वोट बैंक बने, वो कॉन्स्पिरेसी है, दिक्कत वहां है, प्रॉब्लम वहां है। और दूसरी बात मुझे बताइए, इसका मैं जवाब लूंगा कि आखिरकार क्यों रोहिंग्या को लेकर इतना जो दर्द है वो AIMIM के दिल में दिख रहा है, उसको मैं जवाब लूंगा। अजमल खान AIMIM के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे मैं इस पर बातचीत। क्या रोहिंग्या के जरिए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी? यही सवाल है जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और क्या रोहिंग्या के जरिए बंगाल चुनाव नजर आ रहा है असदुद्दीन ओवैसी को? जिस तरह से अभी बिहार चुनाव हुए, बिहार चुनाव में 5 सीटें जीती हैं, उसके बाद क्या बंगाल में भी मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण नजर आ रहा है असदुद्दीन ओवैसी को? तमाम सवाल हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और इस वक्त मेरे साथ अजमल खान साहब, जो कि AIMIM के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ गए हैं। अजमल साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। और सवाल मेरा यही है कि क्या मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है रोहिंग्या के नाम पर? बंगाल चुनाव दिख रहा है क्या ओवैसी साहब को अब? मैं तुष्टीकरण का क्या सवाल? अमित शाह जी अगर ये कहते हैं कि 30,000 रोहिंग्या वोटर बन गए हैं, तो जिम्मेदारी अमित शाह जी की, होम मिनिस्टर है, या बंगाल के चीफ मिनिस्टर, बंगाल के गवर्नमेंट की है। इसमें MIM का या ओवैसी साहब का क्या लेना देना? उन्होंने यही कहा ना कि अगर वो जुड़ गए हैं तो दिखाएं कहाँ है वो, 1,000 ही दिखाएं। इसमें तुष्टीकरण की कौन सी बात आ रही? तुष्टीकरण करने की पोजीशन में है क्या? क्यों बंगाल चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या ओवैसी? नहीं, बंगाल चुनाव लड़ना ओवैसी ने कहा क्या है? कहा तो यही है ना कि अगर 30,000 रोहिंग्या आ गए हैं वोटर लिस्ट में, तो 1,000 ही दिखाएं। नहीं, बंगाल चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे ही, वो तो ऐलान कर चुके हैं, इसमें कौन सी बात? तो तैयारी पहले से हो रही है, ये सब कुछ। आप मुझे ये बताइए, जो सवाल किया जा रहा है, अगर हम वहाँ गवर्नमेंट में नहीं है, सेंटर में गवर्नमेंट में नहीं है, तो जो इन्फिल्ट्रेट करके आ रहे हैं उन्हें रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? जो लोग वोटर ID बना ले रहे हैं या किसी तरह का भी डॉक्यूमेंट बना ले रहे हैं, जिम्मेदार कौन है? इसमें ओवैसी को या MIM को जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है? नहीं तो क्या ओवैसी साहब पक्ष में नहीं रहते हैं कि उनको नागरिकता दी जाए? इसके पक्ष में नहीं रहते हैं कि ओवैसी साहब? दोनों अलग अलग सवाल है। जब कोई आदमी आपके मुल्क में आ जाएगा तो उसका रिफ्यूजी स्टेटस होगा, इलीगल आएगा तो इलीगल इमिग्रेंट होगा, सबके अलग अलग स्टेटस है। इसमें पक्ष विपक्ष की कौन सी बात? बात कही है पक्ष में रहते हैं कि नहीं? होम मिनिस्टर साहब ने ये बात कही ना कि 30,000 रोहिंग्या वोटर्स हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर होम मिनिस्टर जैसी पोस्ट होल्ड करने वाला शख्स ये कह रहा है कि 30,000 रोहिंग्या वोटर्स है, तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होम मिनिस्ट्री पे है कि वो बताएं कि कौन से लोग हैं वो जो रोहिंग्या हैं और यहाँ वोटर बन गए। अगर वोटर बन गए तो जिन लोगों ने वोटर ठीक है, आपका ये सवाल है अजमल साहब। मैं बीजेपी के प्रवक्ता भी मेरे साथ हैं, सुदेश वर्मा जी, इसी सवाल को लेकर मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं। जो आपके सवाल हैं, आपकी चिंता है, वो आपका जवाब देंगे, आप सुनिएगा। सुदेश जी, आपका भी स्वागत है इस डिबेट में। जो चिंता जाहिर की है और जो सवाल उठाया है ओवैसी साहब ने भी, और अजमल साहब भी AIMIM के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, कि कैसे
30 से 40 हजार जो रोहिंग्याज हैं वो हैदराबाद में आ गए। ये सवाल उन्होंने उठाया है। अगर तेजस्वी सूर्या ये कहते हैं कि 30 से 40 हजार वहां पर हैं तो कैसे हैं? अगर आ गए तो किसकी गलती है? देखिए, ये एक फैक्ट है कि लोग डिफरेंट तरीके से, गैर कानूनी तरीके से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। इसका मतलब कतई नहीं है कि उनको लेजिटिमेसी दिया जा सके। जरूरत है उनको आइडेंटिफाई करके उनको डिलिस्ट करने की। यही तो हमारा चैलेंजेस है। और इसमें आके आप बोली कि वो आ गए इसलिए वो आपके वोटर हो जाएं और आपके पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट कर पाए, इसके खिलाफ तो लड़ाई है। इसलिए तो हम लोग बोलते हैं कि उनको आइडेंटिफाई करके उनको अलग करने की आवश्यकता है। और ऐसा तो नहीं है कि जो वहाँ के लोग हैं वो नहीं जानते हैं कौन लोग आए कौन लोग नहीं आए। समाज को सजग रहने की आवश्यकता है। क्या सिर्फ इसलिए कि वो एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं आप उनको आराम से दे देंगे, छुपा के शरणार्थी बना देंगे और उसके बाद सिटीजन बना देंगे? ऐसे तो नहीं होता ना। सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा ना। तो प्रश्न चिन्ह तो हम सबके ऊपर है। एक चैलेंज है, उसके लिए आप हमें कटघरा में खड़ा करेंगे या आप हमारा साथ देंगे उनको आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट करने के लिए? ये बताइए, मुद्दा ये है यहाँ पर। मिला जवाब अजमल साहब आपको? रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर अपनी ये शिफ्ट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। गवर्नमेंट अगर इन्हें मालूम है कि इतने लोग हैदराबाद में कौन कहाँ बसा हुआ है ये भी पता है, चाहिए था उन्हें आइडेंटिफाई होना चाहिए था। गवर्नमेंट मशीनरी वर्क कर रही है हैदराबाद में, ऐसा तो है नहीं। सारे सिस्टम वहाँ वर्क कर रहे हैं, अभी तक आइडेंटिफाई क्यों नहीं हुआ? ये सवाल किसका काम है आइडेंटिफाई करना? आप लोग करने देंगे तब तो। अरे आप लोग तो स्पीड पर आ जाते हैं। तो आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। रोहिंग्या मुसलमानों को वापस जाने की बात करते हैं तो आप ह्यूमन राइट्स का मुद्दा बना देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी जगह सेंटर करके हाइप बनाना चाहते हैं, इसके अलावा क्या है? नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करने की बात नहीं है। बात है आप क्या क्या कर्तव्य ये बताइए। लेकिन अजमल साहब एक बात, अरे हमें हमारा कर्तव्य न समझाइए। लगातार गवर्नमेंट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, होम मिनिस्टर आपके हैं। आप बताइए आपने अपना कर्तव्य कहाँ कहाँ निर्वहन किया? अजमल साहब अच्छा एक बात है जिनको उनका मूल देश नहीं रखना चाहता, बर्मा ने भगा दिया उनको, बांग्लादेश नहीं रखना चाहता है, बाकी देश नहीं रखना चाहते हैं, उनको हिंदुस्तान में रखने की इतनी पैरोकारी क्यों? उनको हिंदुस्तान में रखने की इतनी पैरोकारी क्यों? करके बताओ ना आप। हाइपोथेटिकल सवाल आइडेंटिफाई करके बताओ ये लोग हैं, उसके बाद कोई पैरोकारी करे तब ना। सर पैरोकारी तो आप कर रहे हैं, पैरोकारी तो ओवैसी साहब करते रहे हैं। अरे भाई उस होम मिनिस्टर के उस स्टेट पैरोकारी तो आप कर रहे हैं, कवरिंग फायर दे रहे हैं आप। अगर होम मिनिस्टर ने एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल जवाब दिया है कि आप होम मिनिस्टर हैं, आपको पता ही नहीं। पैरोकारी कोई नहीं कर रहा है, ये बीजेपी का झूठ है। अच्छा ओवैसी पैरोकारी नहीं करते हैं क्या? सर एक बात बताइए, एक बात बताइए, अगर पैरोकारी नहीं तो ओवैसी साहब फिर एनआरसी का सपोर्ट करेंगे? ओवैसी साहब एनआरसी का सपोर्ट करेंगे? एक नेशन वाइड एनआरसी की जाए, आइडेंटिफाई किया जाए कौन कौन कहां बैठा है, फिर नेशन वाइड एनआरसी का समर्थन करिए, खुल के आइए। एनपीआर और एनआरसी का विरोध क्यों फिर? और रोहिंग्यास का मुद्दा और है, जो लीगल विरोध है वो होगा। एनआरसी का विरोध क्यों किया? आप समर्थन करिए, आज बोलिए नेशनल टीवी आप एनआरसी का समर्थन करते हैं। सर आइए ना, आप क्या बात करते हैं? आपको एक हिंदू मुस्लिम पे नफरत पैदा करने वाला इशू चाहिए, इसके अलावा बीजेपी के पास क्या है? वही कर रहे हैं, पहले खुद बोलते हैं, उस पर कोई सवाल। सर ये मत कहिए आप। देखिए जब हम आपसे मुश्किल सवाल पूछते हैं आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। जब आप हिंदू मुस्लिम करें हम आपको तथ्यों के आधार पर सवाल पूछे, आप हमें क्रिमिनल बताते, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। हम म्यांमार के लोग की बात करें, सर हम रोहिंग्यास की बात करें, हिंदुस्तानी मुसलमान की बात तो कर ही नहीं रहे। हम तो रोहिंग्यास की बात करें जिन्हें म्यांमार में भी आतंकवादी करार दिया गया है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट देखिए, 57% क्राइम उन लोगों ने किया, हम उनकी बात कर रहे हैं। दिल्ली के दंगों में उनको संलग्न पाया गया, हम उनकी बात कर रहे हैं। सर हम उनकी बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है। विषय डिस्कशन का है रोहिंग्या मुसलमान, म्यांमार से आया हुआ मुसलमान जो क्रिमिनल है, आतंकवादी है। बात करते हो अच्छा ठीक है सर, उनका देश उन्हें आतंकवादी कहता, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ। उनके देश ने आतंकवादी डिक्लेयर किया, बांग्लादेश ने कहता आतंकवादी है, पाकिस्तान के आतंकवादी बताते हुए आप झूठ बोलकर। सर मेरा देश तो यही है, मैं तो यही रहता हूँ। ठीक है मैं अभी बादल साहब के पास चल रहा हूं, मैं बादल देव साहब के पास चल रहा हूं। बादल साहब ये बताइए, क्योंकि देखिए रोहिंग्या के साथ साथ हम बंगाल चुनाव को लेकर भी इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बंगाल में जो ये रोहिंग्या इतना कर रहे हैं वैसी, क्या इसका इफेक्ट कोई बंगाल में मिलेगा, देखने को मिलेगा?
नहीं जी, न्यूज हो रही है अभी, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। बादल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, हाँ, आपको आवाज मिल रही है मेरी? पहले लाइन काट गया था। मैं एक लास्ट लाइन में एक बात कहना चाहता हूँ। वैसे का काम ही है मुस्लिम वोट को एकजुट करना, और मुस्लिम वोट जितना एकजुट करेगा, मुस्लिम का बात जितना वैसे बोलेगा, हिंदुओं को बेसिका मिलेगा, बीजेपी भाजपा मिलेगा। और वैसे भाजपा के निर्देश में ऐसा ही कुछ कर रहा है, और भाजपा को सुविधा होता है। जितना हिंदू तो मुस्लिम होगा, वो डिवाइडेड होगा, मुस्लिम हो जाएगा। लेकिन बंगाल में मैं एक कहना चाहता हूँ, बंगाल में हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ रहते हैं और एक साथ यहाँ पर वोट देते। यहाँ पर ना भाजपा है ना MIM है, यहाँ पर ममता बनर्जी है, और विश्व में जितना खाली है ममता बनर्जी है, और ममता बनर्जी यहाँ पर है, और सबको बंगाल में। अच्छा सुदेश जी, अगर बंगाल चुनाव में जाते हैं, जैसा कि कह भी रहे हैं, अगर बंगाल चुनाव में जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी, उसका तो सीधा फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होगा। ये सब कंट्रोवर्सी है, इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा, वोटों का ध्रुवीकरण वहां पर होगा, तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा, जैसे बिहार में हुआ। देखिए, आप किसी भी पार्टी को भारतीय संविधान के तहत चुनाव लड़ने से तो रोक नहीं सकते। और आप एक बात बताइए कि हर पार्टी को ये अधिकार है ना कि अपने अपने पॉलिटिकल उसको जमीन को तलाशे। इससे बीजेपी को क्या मतलब है? बीजेपी अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है। आपने देखा लोकसभा में हमने 18 सीट जीते, सिर्फ 4 सीट आए थे तृणमूल कांग्रेस के। आज कौन है विपक्ष में, कौन खड़ा है तृणमूल? क्योंकि अभी अनवर पाशा जो कि AIMIM के नेता रहे, अभी TMC में शामिल हो गए हैं, वो यही कहते हुए अलग हुए हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं ओवैसी हर जगह। आप एक बात बताइए, अगर तृणमूल कांग्रेस चाहती है कि मुसलमान वोट न बटे, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं, वो मुसलमान वोट पर ही अड़े हुए हैं ना, तो दे दे ओवैसी जी को साथ ले ले, इसमें क्या दिक्कत है? काहे को डिवीजन होने दे रहे हैं? फिर भी हम जीतेंगे, आप देखिएगा। तो आप ये क्यों मान के चल रहे हैं मुसलमान आपके साथ रहेगा? क्या मुसलमान को विकास नहीं चाहिए? मुसलमान को क्या हमेशा बैकवर्ड ही रहना है क्या? ऐसा तो नहीं है ना, उनको भी विकास चाहिए, उनको भी चाहिए। तो भाजपा के साथ वो भी आएंगे, किसने कर दिया? रोहित भाई, ओवैसी साहब ने, मैं आ रहा हूं, सुने, हाँ बोलिए, आप बोलिए, चलिए। ओवैसी साहब ने एक इंग्लिश चैनल में इंटरव्यू में दिया, उन्होंने एक इंग्लिश चैनल में इंटरव्यू दिया और उन्होंने खुद बोला, भाई आप थोड़ी डिसाइड करेंगे ओवैसी कहां से चुनाव लड़ेगा। ओवैसी हिंदुस्तान में कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। अब किसी को फायदा हो नुकसान हो अपना अपना देखें, उनका ये हक है, वो किसी भी प्रोविंस से चुनाव लड़े। तो उसमें ये फायदा नुकसान की बात क्या है? अब कोई लड़ेगा, किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा, ये तो स्वाभाविक सी बात है। ओवैसी साहब सोचे या जिसका नुकसान हो रहा वो सोचे। ठीक है, सुमित जी, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि नुकसान किसका है अगर ओवैसी बंगाल में जाते हैं? मैं तो ये जानने की कोशिश कर रहा हूं ना सर, ये नुकसान फायदे की बात नहीं है। ओवैसी साहब के नहीं, देखिए राजनीति में हर चीज फायदे नुकसान से देखी जाती है। अपने आपको एक राजनीति में हर चीज फायदे नुकसान से देखी जाती है। देखिए हर चीज में फायदा नुकसान होता है। देखिए अगर देखिए उनका तरीका और जो उनका पूरी कोशिश है कि रोहिंग्या पे निशान रख के वेस्ट बंगाल का जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको अपनी तरफ कर ले। उनके तो अब नेशनल एम्बिशन है, वो तो पूरे मुसलमानों के नेता बनने चाहते हैं हिंदुस्तान में। अब वो कितना सक्षम होते, कितनी उनकी अपील ग्राउंड पे जाते हैं, कितना कॉमन मुस्लिम उनके साथ रिलेट करता है, ये वो सब नहीं देख पाता। वो उन समीकरणों पे डिपेंड करेगा। ऐसे ये एक हाइपोथेटिकल सवाल है, इसका अभी इस समय सवाल देना असंभव है, बट डेफिनेटली किसी के आने से किसी का फायदा किसी का नुकसान होता है। पर वो कितना इफेक्टिव है, ओवैसी साहब कितने इफेक्टिव है ग्राउंड पे, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, सुनीत चोपड़ा जी, कितने प्रभावी हो पाएंगे ओवैसी आपको लगता है कि अगर उतरते हैं बंगाल में? बंगाल में बिहार की तरह नहीं हो पाएगा, क्योंकि बंगाल का पूरा कल्चर अलग है, बिहार का कल्चर उत्तरी भारत का कल्चर है। तो जहां बीजेपी को फायदा हुआ ईस्टर्न बिहार में, वो उनको बंगाल में नहीं होगा। नहीं, क्योंकि ऐसे फायदे की उम्मीद तो मुझे लगता है शायद ओवैसी ने ये भी नहीं, बिहार में भी इतना फायदे की उम्मीद नहीं की होगी। लेकिन देखिए कितना अप्रत्याशित रूप से रिजल्ट रहा, 5 सीटें जीती उन्होंने वहां पे। सोचा था, लेकिन बिहार का जो मुसलमान है जी, वो नॉर्दर्न मुस्लिम है।
और उसका लिंक पूरा गंजेटिक वैली से है। जी, वो बंगाली हैं, उनका अलग ही बात है। दोनों बांग्लादेश और बंगाल के राष्ट्रगीत जी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। तो आपका बंगाल बहुत फर्क है। ठीक है, ठीक है। अजमल साहब मेरे साथ हैं। अजमल साहब, क्या आपकी रणनीति है बंगाल को लेकर? मेरी कोई रणनीति नहीं, हम इलेक्शन में जा रहे हैं, जो हमें वोट मिलेंगे उससे तय होगा कि कितने लोगों ने हमारी पार्टी को पसंद किया। हमारा तो पहला इलेक्शन होने जा रहा है। लेकिन आप ही की पार्टी के अलग हुए अनवर पाशा बी टीम बता रहे हैं ओवैसी को, अभी हाल फिलहाल में अलग हुए हैं, टीएमसी में शामिल हुए हैं, वो कह रहे हैं बी टीम है। मेरी बात सुनिए, कोई हमारी पार्टी से पहली बार एक शख्स अलग हुआ है ना। हर पार्टी से लोग अलग होते हैं। तृणमूल से लोग अलग होकर कांग्रेस में नहीं गए, जीते हुए लोग गए। जब कोई पार्टी छोड़ता है, इस तरह की बातें करता है, इसमें कौन सी अच्छी बात हो गई भाई? अगर हमारी पार्टी से या दूसरी पार्टियों से भी लोग छोड़ के जाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि पूरी जिंदगी एक ही पार्टी में आदमी रहता है। सैकड़ों हजारों की तादाद में आपको ऐसे जीतने, इस टिकट से जीतते चले जाते हैं दूसरी पार्टी में। अब जो पार्टी में छोड़ के जाएगा वो कोई ना कोई आरोप, कोई ना कोई एलिगेशन लगाएगा। तो वोटों का तुष्टिकरण नहीं हो रहा है वहां पर? तुष्टिकरण करने की पोजीशन में कौन लोग होते हैं? तुष्टिकरण किसी तरह के पोजीशन में होगी जो गवर्नमेंट में होगा, कुछ देने की पोजीशन में होगा। काहे का तुष्टिकरण क्या है? नहीं, जिस तरह से रोहिंग्यास के आप सवाल उठाते हैं, रोहिंग्यास की बात करते हैं, रोहिंग्यास की अगर आप बात कर रहे हैं, रोहिंग्यास की बात करें तो ये भी तुष्टिकरण है। ये तुष्टिकरण नहीं है, ये खुश करने की कोशिश नहीं है। ये गवर्नमेंट के फेल्योर के ऊपर सवाल है। गवर्नमेंट का होम मिनिस्टर अगर ये कह रहा है कि इतने वोटर बन गए, तो उस पर ये सवाल है कि उसका 10% तो दिखाओ, उसका 1% तो दिखाओ। ये सवाल है उनके ऊपर, उसका जवाब देना चाहिए उन्हें ऑन रिकॉर्ड। तो जो सवाल उठा रहा है वो तुष्टिकरण नहीं कर रहा है। अब इसमें तुष्टिकरण का क्या मतलब होता है? तुष्टिकरण का मतलब होता है खुश करने की कोशिश। अगर इसका मतलब गवर्नमेंट के फेल्योर पे कोई सवाल उठा दिया जाए तो तुष्टिकरण का क्या मतलब होता है? खुश करने की कोशिश ना, खुश करने की कोशिश नहीं है वहां पर। खुश करने के लिए खुश करना, तुष्टिकरण का मतलब उन्हें किसी तरह से कोई लाभ पहुंचाया जाए। बिल्कुल नहीं है। बाकी लोग मानते हैं, माने, लेकिन गवर्नमेंट के फेल्योर पे सवाल उठाना हमारा हक नहीं है। ठीक है सुदेश जी, अगर 3 चीजें को मैं जवाब दे दूं कि मौका सर, नहीं मिलेगा। जी, पहली जी, बात तो ये है कि ओवैसी जी की पार्टी अगर आएगी तो वो बहुत बड़ा कॉम्युनल एजेंडा इंजेक्ट करेगी। ममता जी भी कॉम्युनल है, ये उनसे ज्यादा कॉम्युनल है, तो हमारी बातों को लोग समझ पाएंगे बहुत आसानी से, क्योंकि एक पार्टी तो मुस्लिम के नाम पर ही पार्टी है वो, उसके बाद कुछ बोलने के लिए रह नहीं जाता है। अब आते हैं चोपड़ा जी की बात पर, ये बोलते हैं कल्चर अलग है। अरे भैया, बिहार, उड़ीसा और बंगाल एक ही बंगाल प्रेसिडेंसी का ही पार्ट था ना, तो कल्चर अलग से कहाँ से हो गया? बंगाल के जो मुसलमान हैं वो बंगाली बोलते हैं, बिहार के जो मुसलमान हैं बिहारी बोलते हैं। हालांकि एक प्रयास हो रहा है कि उर्दू में सबको बांध दिया जाए, तो अरबी इन्फ्लुएंस, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। ठीक है, ठीक है सर, मुझे डिबेट को एंड करना है। लास्ट कमेंट यहाँ पर बादल जी का। बादल जी, आपका लास्ट कमेंट, बस 30 सेकंड है आपके पास, फिर मुझे डिबेट को एंड करना है। 10 सेकंड में मैं बोलना चाहता हूँ जी। बंगाल का पॉलिटिक्स अलग है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक साथ है, और एमआईएम का यहाँ पर कुछ नहीं है। मैं पहले बता दिया, 1-2 ब्लॉक में है, 1-2 विधानसभा में 2-4 आदमी है, और जितना एमआईएम है वो टीएमसी में आ गया। और आप ये लोग हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, क्योंकि बंगाल में हिंदू मुस्लिम फैक्टर नहीं है। बंगालियों का मन में सुमित पीर जी, लास्ट कमेंट आपके कमेंट से मैं बिल्कुल एंड करना चाहूंगा। ठीक है, तुष्टिकरण है या नहीं है, लेकिन कोशिश तो है बंगाल चुनाव में उपस्थिति दर्ज कराने की, ये इस इश्यू को उठाकर 10 सेकंड बस। बिल्कुल ओवैसी साहब की कोशिश है। सर, दो सवाल पूछना चाहूंगा ओवैसी जी से। जो रोहिंग्या आए उनको फेंका जाए कंट्री से या नहीं, वो एनआरसी का समर्थन करेंगे या नहीं? अगर वो वाकई इंटरेस्टेड है, रोहिंग्या को कहां छुपे, तो एनआरसी का समर्थन करे, ऐसे सब तत्वों का आइडेंटिफाई किया जाए और कंट्री से फेंका जाए। ठीक है, चलिए इस पर रिएक्शन में अजमल साहब से ले लेता हूं। अजमल साहब, 10 सेकंड आपके पास हैं। एनपीआर एनआरसी पर फिर क्यों समर्थन नहीं करते हैं ओवैसी? कानून समर्थन नहीं करेंगे, पिक एंड चूज अलाउ नहीं करेंगे, आर्टिकल 14 का वायलेशन अलाउ नहीं करेंगे। अब आपकी फुल मेजॉरिटी की सरकार है, तो किसी भी तरह का कानून बना के आप उसे इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। हमारा विरोध करने का हक है, हम उसका लगातार विरोध करेंगे। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप इस डिबेट में हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ